हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इनहेरिटेड लिवर डिजीज़ेस और हमें बेसिकली 3 इनहेरिटेड लिवर डिजीज़ पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली है हीमोक्रोमेटोसिस, दूसरी है विल्सन्स डिजीज़ और तीसरी है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। तो इस वीडियो में हम हीमोक्रोमेटोसिस को डिस्कस करेंगे। बाकी विल्सन डिजीज़ एंड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगी। तो स्टार्टिंग विथ हीमोक्रोमेटोसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी बॉडी में आयरन का ओवरलोड हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आयरन का एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है कि टिपिकल एडल्ट जो होगा उसमें टोटल बॉडी आयरन होता है 2 से 6 ग्राम। और ये टोटल बॉडी आयरन जो होता है वो टाइटली रेगुलेटेड होता है, और जो भी रेगुलेशन होना है वो इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के लेवल पे होता है। एक्सक्रीशन के लेवल पे कोई आयरन का रेगुलेशन नहीं होता है हमारी बॉडी में। तो अब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन के लेवल पे रेगुलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ हेप्सिडिन। अब नॉर्मली क्या होता है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम आयरन एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम में होता है। तो सपोज करो ये एक ड्यूडेनल इंटेरोसाइट है एंड दिस इज़ द ल्यूमिनल साइड एंड हियर इट इज़ फेसिंग प्लाज्मा। तो ल्यूमिन में जो भी फूड आता है उसमें 2 तरह का आयरन होता है, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन। तो हीम आयरन के लिए हीम ट्रांसपोर्टर होता है जिसके थ्रू वो डायरेक्टली जो है इंटेरोसाइट के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। जबकि नॉन हीम आयरन क्योंकि Fe3+ के फॉर्म में होता है तो पहले ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी एक्ट करके इस Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करती है, और फिर डाइवेलेट मेटल ट्रांसपोर्टर जो कि इंटेरोसाइट्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है वो इस Fe2+ को इंटेरोसाइट के साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर देगा। तो इंटेरोसाइट में इंटर करने के बाद आयरन के 2 फेट्स होते हैं, या तो ये फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो सकता है या फिर इसका इफ्लक्स होगा विद द हेल्प ऑफ फेरोपोटिन 1 इनटू द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में एंटर करते ही जो Fe2+ होता है पहले इसको Fe3+ में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हिफेस्टीन, और फिर 2 Fe3+ के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे बाइंड विथ 1 ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल एंड गेट ट्रांसपोर्टेड इनटू द लिवर एंड अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग द बोन मैरो। अब क्या होता है जब हमारे लिवर में इनफ आयरन का कंटेंट हो जाता है तो हेपेटोसाइट्स हेप्सिडिन नाम का हार्मोन रिलीज करती हैं। ये हेप्सिडिन फेरोपोटिन 1 से बाइंड करके इसको डिग्रेड कर देता है। तो बेसिकली जैसे ही हेप्सिडिन रिलीज हुआ फेरोपोटिन 1 का एक्सप्रेशन हो जाएगा कम, जिसकी वजह से आयरन का इफ्लक्स जो प्लाज्मा में हो रहा था वो कम होगा। तो फर्दर डिपोजिशन लिवर में और अदर ऑर्गन्स में प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। और दूसरा इंटेरोसाइट्स के अंदर क्या होगा, आयरन का कंटेंट बढ़ने लगेगा जिसकी वजह से फर्दर एब्जॉर्प्शन भी जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नॉर्मली होता है, जिसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि हमारी बॉडी में एक्सेस में आयरन एक्यूमुलेशन ना हो रहा हो। ठीक है। नाउ हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है, बेसिकली देयर कैन बी वेरियस कॉजेज ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस जो हम आगे पढ़ेंगे, बट इन कॉजेज की वजह से बेसिकली क्या होता है कि हेप्सिडिन का प्रोडक्शन कम होता है, और जब हेप्सिडिन कम प्रोड्यूस होगा तो जो फेरोपोटिन है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से फेरोपोटिन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा। तो फेरोपोटिन जो है वो क्या करेगा, आयरन को इंटेरोसाइट से प्लाज्मा में पंप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो प्लाज्मा में आयरन का लेवल बढ़ेगा जिसकी वजह से बोलेंगे कि सिस्टमिक आयरन ओवरलोड हो गया, और इंटेरोसाइट्स में आयरन कम होगा जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। ठीक है। और इन दोनों के क्यूमुलेटिव इफेक्ट की वजह से बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। एंड ऐसा कहते हैं कि अगर 20 ग्राम या उससे ज़्यादा आयरन का स्टोर हो जाता है बॉडी में तब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं हीमोक्रोमेटोसिस के वो दिखने स्टार्ट होते हैं। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, हीमोक्रोमेटोसिस को दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस या हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस, और सेकेंडरी और अक्वायर्ड हीमोक्रोमेटोसिस। तो सबसे पहले प्राइमरी हीमोक्रोमेटोसिस को समझते हैं, जिसको हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस भी कहते हैं। तो बेसिकली हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में क्या होता है कि जो 4 जीन्स होते हैं हेप्सिडिन के सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में, एक होता है HAMP, दूसरा होता है HFE, तीसरा होता है HJV, और चौथा होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 जीन। तो ये 4 जीन्स होते हैं जो बेसिकली हेप्सिडिन के सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। तो इन चारों जीन्स में से किसी में म्यूटेशन हो जाए अगर, तो बेसिकली क्या होगा कि हेप्सिडिन कम प्रोड्यूस होगा, और हेप्सिडिन जब कम प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, फेरोपोटिन की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से बेसिकली सिस्टमिक आयरन ओवरलोड एंड आयरन का एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलता है। एंड ऐसा देखा गया है कि बेसिकली हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के 2 फॉर्म्स हो सकते हैं, जुवेनाइल फॉर्म जिसमें HAMP और HJV म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन होते हैं,
एंड एडल्ट फॉर्म जिसमें ट्रांसफेरिन रिसेप्टर 2 जीन में म्यूटेशन और HFE जीन में म्यूटेशन ज़्यादा कॉमन होता है. ठीक है. So this is the diagrammatic representation of hereditary hemochromatosis. Here you can see there is defect in transferrin receptor 2 gene, HJV gene and HFE gene, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हेप्सिडिन का सिंथेसिस कम हो रहा है, तो फेरोपोर्टिन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ रहा है, तो आयरन ज़्यादा इफ्लक्स हो रहा है, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होगा और सिस्टमिक आयरन ओवरलोड होगा. ठीक है. नाउ अब हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस में बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली जो भी डिफेक्ट है वो बाय बर्थ है, तो इंडिविजुअल में लाइफ लॉन्ग आयरन एक्यूमुलेशन होता है. लेकिन ये जो आयरन एक्यूमुलेट होता है इसकी वजह से जो इंजरी होती है वो काफ़ी स्लो और प्रोग्रेसिव होती है. दिस इज़ द रीज़न जो हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस के सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी लेट अपीयर होते हैं. दे विल अपीयर इन द 40s एंड 50s ऑफ इंडिविजुअल. और अगर हम एक कंपेयर करें कि एक मेल पेशेंट है हीमोक्रोमेटोसिस का और एक फीमेल पेशेंट है, तो किस में जल्दी सिम्टम्स आएंगे, तो ऐसा कहते हैं कि मेल में जो है सिम्टम ज़्यादा जल्दी अपीयर होते हैं. रीज़न बीइंग कि फीमेल्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, और ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग काउंटर बैलेंस करती है एक्यूमुलेटेड आयरन के लिए. देन कमिंग टू सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस. तो सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस के वेरियस कॉजेज हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि ऐसे डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड विद इनइफेक्टिव हिमेटोपोइसिस, जैसे कि बीटा थैलेसीमिया हो गया या माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम हो गया. तो इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो बोन मैरो है उनमें इरिथ्रोब्लास्ट मिलेंगे एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इरिथ्रोफेरॉन. ठीक है. इरिथ्रोफेरॉन क्या करता है, हेप्सिडिन की प्रोडक्शन को कम करेगा, और हमें पता है अगर हेप्सिडिन का प्रोडक्शन कम होगा तो फेरोपोर्टिन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा और सिस्टमिक आयरन ओवरलोड होगा. ठीक है. दूसरा कॉज होता है सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस का नियोनेटल हीमोक्रोमेटोसिस. अब देखो नियोनेटल हीमोक्रोमेटोसिस जो होता है हालांकि इन यूट्रो डेवलप होता है, लेकिन क्योंकि उसका कोई हेरिडिटरी एसोसिएशन नहीं है इस वजह से हम इसको सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस में कैटेगराइज करते हैं. तीसरा कॉज है क्रॉनिक लिवर डिजीजेस लाइक एल्कोहलिक लिवर डिजीज. इन डिजीज में क्या होता है कि बेसिकली लिवर की होती है सिरोसिस, और सिरोसिस की वजह से हिपेटोसाइट मास जो है वो डिक्लाइन करेगा, जिसकी वजह से हेप्सिडिन का प्रोडक्शन कम होगा एंड अगेन फेरोपोर्टिन का एक्सप्रेशन बढ़ेगा और आयरन ओवरलोड होगा. Fourth cause is increased oral intake of iron, which is seen in case of African iron overload, which is also known as Bantu siderosis. और fifth और last cause होता है red cell का transfusion, which causes parenteral iron overload. Coming to the morphology of hemochromatosis, तो बेसिकली क्या होता है जब सीवियर हीमोक्रोमेटोसिस होगी तो आयरन हीमोसिड्रिन के फॉर्म में बॉडी ऑर्गन्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है. अब बॉडी ऑर्गन्स में हर एक बॉडी ऑर्गन की इक्वल एफिनिटी नहीं होती है. देर आर सम ऑर्गन्स जिनकी ज़्यादा एफिनिटी होगी एंड देन अदर्स जिनकी कम होगी. तो जैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर अगर हम देखें तो सबसे कॉमनली हमारा लिवर अफेक्ट होता है, फॉलोड बाई पेनक्रियाज, मायोकार्डियम, इंडोक्राइन ऑर्गन्स लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, देन जॉइंट्स एंड स्किन. अब क्योंकि मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड ऑर्गन है हमारा लिवर, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे आयरन जो होता है वो लिवर इंजरी कॉज करवाता है. तो ऐसा कहते हैं कि आयरन जो है इट इज़ अ डायरेक्ट हिपेटोटॉक्सिन एंड आयरन कैसे इंजरी कॉज करवाएगा. सबसे पहला वो क्या करता है उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने का काम करता है जो फ्री रेडिकल के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं. तो फ्री रेडिकल का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा एंड दीज फ्री रेडिकल्स विल कॉज लिपिड परऑक्सीडेशन एंड डीएनए डैमेज, जिसकी वजह से लीथल सेल इंजरी होगी हिपेटोसाइट्स की. ठीक है. दूसरा आयरन जो होता है वो डायरेक्टली हेपेटोसाइट के डीएनए के साथ इंटरैक्ट करके लीथल सेल इंजरी कॉज करता है. और तीसरा हमारा आयरन जो होता है वो हेपेटिक स्टीलेट सेल्स को एक्टिवेट करके कोलेजन के सिंथेसिस को प्रमोट करता है. तो अब जब आयरन जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होगा लिवर में, तो क्या ग्रॉस फीचर्स होंगे और क्या माइक्रोस्कोपिक फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे वो समझते हैं. तो ग्रॉस फीचर डिपेंड करता है कौन सी स्टेज ऑफ डिजीज़ है. जैसे अगर अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़ है तो थोड़ा बहुत आयरन एक्यूमुलेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से लिवर का साइज़ थोड़ा इनलार्ज हो जाता है और वो डेंस अपीयर होता है और उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन. ठीक है. लेटर स्टेज में क्या होगा कि जैसे जैसे आयरन का एक्यूमुलेशन बढ़ेगा हिपेटोसाइट्स की इंजरी होगी और हेपेटिक स्टीलेट सेल्स एक्टिवेट होंगी, जिनकी वजह से बेसिकली फाइब्रोसिस स्टार्ट होगी एंड दिस फाइब्रोसिस विल लीड टू माइक्रोनोडुलर सिरोसिस, जिसकी वजह से लिवर जो होता है वो श्रिंक करने लगता है और उसकी साइज़ स्मॉल होती है लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़ में. वहीं लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़ में आयरन का एक्यूमुलेशन इतना एक्सटेंसिव होता है कि जो कलर है वो काफ़ी डार्क होगा. इट विल रेंज फ्रॉम डार्क ब्राउन टू ब्लैक. कमिंग टू माइक्रोस्कोपिक फीचर्स, तो जो आयरन है वो हीमोसिडेरिन के ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में डिपॉजिट होता है
और डिपोजिशन स्टार्ट होता है पेरिफेरल हिपेटोसाइट से। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि पेरिफेरल हिपेटोसाइट के साइटोप्लाज्म में हमें गोल्डन येलो कलर के हीमोसिडेरिन ग्रैन्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, और फिर जैसे जैसे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है ये डिपोजिशन जो है वो पूरे लोब्यूल में देखने के लिए मिलेगा। साथ में बाइल डक्ट की एपिथेलियम और कुफर सेल्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। प्रशियन ब्लू स्टेन करने पे ये जो हीमोसिडेरिन के ग्रैन्यूल्स होते हैं दे स्टेन ब्लू कलर। As you can see in this slide, this is the Prussian blue stained liver of hemochromatosis patient, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हीमोसिडेरिन के ग्रैन्यूल्स हैं वो ब्लू कलर के स्टेन कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो यहाँ हमें नोटिस करने की है कि यहाँ पे कोई भी इन्फ्लेमेटरी सेल का इन्फिल्ट्रेशन देखने के लिए नहीं मिल रहा है, विच इंडिकेट्स कि इन्फ्लेमेशन जो होता है वो एब्सेंट होता है। एंड दिस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस कि कोई इन्फ्लेमेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है और कोई इन्फ्लेमेटरी डैमेज नहीं हो रहा है। जो भी डैमेज हो रहा है वो डायरेक्ट टॉक्सिक इफेक्ट है आयरन का। ठीक है, देन जो अदर ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे तो उनकी क्या फीचर्स होंगे वो समझते हैं। तो जैसे अगर पेनक्रियाज इन्वॉल्व है तो पेनक्रियाज में इंटेंस पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलेगा और पेनक्रियाटिक एट्रोफी होती है विच कैन बी एसोसिएटेड विद फाइब्रोसिस। देन अगर हार्ट में डिपोजिशन हो रहा है तो हार्ट इनलार्ज हो जाएगा, ब्राउन डिस्कलरेशन होगा हीमोसिडेरिन के डिपोजिशन की वजह से, और फाइब्रोसिस देखने के लिए मिल सकती है। देन अगर स्किन इन्वॉल्व होती है तो स्किन में बेसिकली जो हीमोसिडेरिन का डिपोजिशन है वो होगा, और ऑलरेडी स्किन में हमारे होता है मेलानिन पिगमेंट। इन दोनों पिगमेंट्स के कॉम्बिनेशन की वजह से स्लेट ग्रे पिगमेंटेशन देखने के लिए मिलता है स्किन का। इफ़ हीमोसिडेरिन गेट डिपॉजिटेड इन पिट्यूटरी ग्लैंड तो बेसिकली जो गोनेडोट्रोफिन्स होते हैं उनका प्रोडक्शन कम होता है, मतलब FSH LH का प्रोडक्शन कम होगा, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी कम होगा, और जो टेस्टिस होता है वो स्मॉल और एट्रोफिक होता है। देन अगर हीमोसिडेरिन जो है वो जाके जॉइंट की लाइनिंग में डिपॉजिट हो जाएगा तो अक्यूट साइनोवाइटिस जैसे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, कमिंग टू क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस, तो बेसिकली जो 4 मोस्ट कॉमन फीचर्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं टेट्रायड ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम है माइक्रोनोडुलर सिरोसिस विच इज एसोसिएटेड विथ हिपेटोमेगाली। देन देयर विल बी डायबिटीज मेलाइटिस क्योंकि पेनक्रियाटिक आइलैंड सेल्स जो होती हैं उनकी एट्रोफी होती है। फिर कार्डियक डिस्फंक्शन देखने के लिए मिलता है, फॉर एग्जांपल एरिथमिया एंड कार्डियोमायोपैथी, और एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन जो कि स्पेशली ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी उन एरियाज में जो सन एक्सपोज्ड है। देन देयर विल बी अदर फीचर्स लाइक एब्डोमिनल पेन, एटिपिकल अर्थराइटिस एंड हाइपोगोनेडिज्म। अब हाइपोगोनेडिज्म का जो पेशेंट होगा वो कैसे प्रेजेंट करेगा? अगर फीमेल है तो एमेनोरिया की कंप्लेन होगी, और अगर मेल है तो इम्पोर्टेंस एंड लॉस ऑफ लिबिडो की कंप्लेन होगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस जो हीमोक्रोमेटोसिस होता है वो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के रिस्क को इरिवर्सिबली बढ़ाता है, और कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ जो हीमोक्रोमेटोसिस में होते हैं दे आर सिरोसिस, कार्डियक डिजीजेस एंड हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। So this is all about hemochromatosis. In next video we will discuss Wilson disease. Thank you for watching.